Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. The virtual digital assets surged higher this morning and are on course to end the week on a positive note thanks to XRP ruling that helped boost investor sentiment. Price of Bitcoin, Ethereum set a fresh year high following the Ripple's partial victory. Bitcoin hit $31,700 mark while Ether jumped above $2,000. Market has brushed aside the impending pressure from US Department of Justice, moving Bitcoins worth $300 million in 3 separate transactions on Wednesday morning, on-chain data shows, as well as the arrest of ex-Celsius CEO Alex Mashinsky. Ripple's partial victory has sent its native token XRP higher by almost 96%. The rub-off effect saw smart contracts platforms Cardano, Solana and Matic, the token of Layer 2 blockchain Polygon, rallying higher. तो मार्केट में यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है. बिल्कुल. बिटकॉइन का प्राइस जो है इस वीक में $30,000 टच किया, जिसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि पहले तो सिल्क रूट में जो भी बिटकॉइन जो है वो फ्रीज किए गए थे 50,000 तो उन्हीं में से जो 10,000 बिटकॉइंस है विच आर वर्थ $300 मिलियन, उनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आगे 3 वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, लेकिन अभी तक वो मीम पूल में ही फंसे हुए हैं और किसी ने भी उन्हें बाय नहीं किया है. अगर कोई इसे बाय कर लेता तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता और बिटकॉइन का प्राइस जो है नीचे जाता है. इसके साथ साथ जो एक CEO रहे हैं सेल्सियस के एलेक्स मशिन्स्की, उन्हें भी अरेस्ट किया गया. लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि जो XRP है, क्योंकि हम जानते हैं कि SEC ने 61 टोकन्स को एज अ सिक्योरिटी घोषित किया था, लेकिन इसमें से XRP है यानी कि रिपल की जो लैब है यानी कि रिपल लैब्स, उन्होंने ये कहा कि नहीं XRP सिक्योरिटी नहीं है. तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं पार्शियल विन XRP को यहाँ पे मिला है, क्योंकि XRP को कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया है कि जो XRP है वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी नहीं है और बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी है. बिल्कुल ठीक कहा विशाखा आपने, और इन्हीं वजहों से, इन्हीं रीजंस की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट अप है, जो सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है. हमने देखा बिटकॉइन में हमने बढ़त देखी, उसके साथ साथ एक लंबे समय के बाद, मैं कहूँगी कि लंबे समय क्या, 2023 में पहली बार बिटकॉइन ने भी इस आंकड़े को छुआ और साथ में इथेरियम भी जो है वो $2,000 के ऊपर गया है, उस मार्क को से टच किया और XRP जो है वो 4th लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी बन गई. तो आई थिंक आज XRP का दिन है. The entire team must be very very happy. True. So moving on, Ripple Labs scored a victory in the United States District Court in the Southern District of New York on July 13th as Judge Annalisa Torres ruled partially in favor of the company in a case brought forth by the Securities and Exchange Commission dating back to 2020. According to documents filed on July 13, Judge Torres has granted summary judgment in favor of Ripple Labs, ruling that the XRP token is not a security but only in regards to programmatic sales on digital asset exchanges. However, the SEC also managed to notch a victory of its own as the federal judge has ruled that XRP is a security when sold to institutional investors as it met the conditions set in the Howey test. XRP has now become the 4th largest cryptocurrency post ruling. तो जैसा कि हमने बताया कि आज एक्चुअली जिस एक वर्डिक्ट का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था XRP, और आई थिंक ऐसा पॉजिटिव ही वो चाहते थे कि उनकी फेवर में फैसला आया, ऐसा हो गया. पार्शियल विक्ट्री, जैसे कि आपने समझाया, पार्शियल उनको विक्ट्री मिली क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है. तो जब ये केस हुआ था और SEC ने ऐसा दावा किया था या इल्ज़ाम लगाया था कि ये सिक्योरिटी है XRP, तब बहुत सी एक्सचेंजेस ने इसे डीलिस्ट कर दिया था XRP को अपने प्लेटफॉर्म से. लेकिन अब ये फैसला आने के बाद से, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने के बाद से, बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने वापस उसे XRP को लिस्ट करने की बात कही है. उसके साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी तो ये बनी गई है, एक पूरा पॉजिटिव मोमेंटम भी बन गया है. और अब साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो 61 कॉइन्स को SEC की जिस पर नज़र थी कि, और उन्होंने कहा था कि ये सिक्योरिटीज़ हैं, अब उनमें भी ये कि उम्मीद है कि हो सकता है कि जो फैसला आए वो उनके हक में आए और उन्हें सिक्योरिटी वो नहीं है ऐसा घोषित किया जाए कोर्ट की तरफ से. बिल्कुल. तो ये फैसला आने के पहले ही यहाँ पे जो है इनका जो प्राइस है, जैसे कि सोलाना है या पॉलीगॉन है, सभी का प्राइस भी ऊपर गया है. तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट वे बिटकॉइन हैज टच्ड अराउंड $31,000. तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ये जो न्यूज़ आया है XRP के लिए भी पॉजिटिव है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए भी. बिल्कुल ठीक. मूविंग ऑन,
Two wallets tagged as belonging to the US government and linked to the Silk Road CISO of crypto have moved over $300 million worth of Bitcoin in 3 separate transactions on Wednesday morning, on-chain data shows. The price of Bitcoin fell by 0.8% to $30,480 after the transaction was sent. It has since recovered to $31,220 as of cutoff time for this bulletin. Bitcoin's Block Explorer shows that the government-controlled wallet sent a total of 9,825 Bitcoin worth around $301 million. तो बिटकॉइन जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सिल्क रोड यानी कि जो इलिसिट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है वहाँ से जो सीज़ किए थे, अब उनमें से जो अराउंड 10,000 बिटकॉइन विच आर वर्थ $300 मिलियन और ओवर $300 मिलियन, उन सभी को अलग अलग करके 3 वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, तो कि उनका जो मोटिव है कि उसे सेल करना। लेकिन इससे क्या हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, कि वो बढ़ सकता है और जो बिटकॉइन का प्राइस है नीचे जा सकता है। तो बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो बिटकॉइन का प्राइस ज़रूर नीचे गया अराउंड $30,000, लेकिन फिर अब जो एक्सआरपी की हमने बात की तो उसके बाद से फिर जो है बिटकॉइन का प्राइस फिर से $31,000 टच किया। तो ये जो अभी जितने भी बिटकॉइंस इन्होंने वॉलेट्स में मूव किए हैं वो अभी फ़िलहाल जो है मीम पूल में ही हैं और किसी ने भी उन्हें खरीदा नहीं है। तो एक XRP की खबर की वजह से भी हमने देखा है कि थोड़ा सा जो जंप आया है बिटकॉइन के प्राइस में, और साथ ही साथ अगर जैसे लोगों ने ये भी देखा कि वो जो BTC हैं वो वॉलेट में पड़े हुए हैं और अभी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया है, इसीलिए भी जो डिप पहले इनिशियली सेंटिमेंट जब बना था कि हो सकता है लिक्विडिटी बढ़ेगी तो सेलिंग प्रेशर आएगा तो प्राइस जो है वो नीचे आएगा बिटकॉइन का। तो इनिशियली थोड़ा प्राइस नीचे गया था, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं बिक रहे हैं तो वापस जो है रिकवर कर लिया बिटकॉइन ने अपना प्राइस। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। RBI Deputy Governor T. Ravishankar on Tuesday said the RBI is aiming to increase the number of central bank digital currency to 10 lakh per day by the end of 2023. At present, the number of CBDC or e-rupee transactions stands at about 5,000 to 10,000 a day. He said the CBDC interoperability with UPI systems announced in the June 2023 monetary policy review will be a reality by the end of this month, but underlined the need for more banks to join the CBDC ecosystem. तो यहाँ पर ये पहले ये इच्छा जताई गई थी कि CBDC को ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए उसे UPI सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का जो मुद्दा जो है वो जून में उठाया गया था और ये कहा जा रहा है, जो RBI के डिप्टी गवर्नर है टी आर रविशंकर, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं ऐसा कि इस महीने के अंत तक जो है वो UPI सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट हो जाए CBDC के साथ, और इसके साथ ही जो 5,000 या 10,000 पर डे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बढ़कर इस साल के अंत तक 10 लाख पर डे हो जाए, जो कि बहुत बड़ा मैं कहूँगी नंबर है, आंकड़ा है। लेकिन उसके लिए वो चाहते हैं कि जो सारे बैंक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो CBDC के इकोसिस्टम में जुड़े और अपना सहयोग दें उसमें। जी बिल्कुल। तो काफ़ी बैंक्स जो है जैसे HDFC हो गया या SBI, काफ़ी ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो इसके साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं CBDC को, और कुछ अपने अलग से प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं या कुछ ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो UPI और CBDC अगर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो आई थिंक CBDC को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी UPI यूजर्स हैं ऑलरेडी। ग्रास रूट लेवल तक जो है UPI पहुंच चुका है। हम खुद देखते हैं कि डेली लाइफ में हम हर छोटी से छोटी, वो 10 रुपए की ट्रांजैक्शन हो या फिर हज़ारों में हो, हम UPI से ही करते हैं। तो अगर CBDC में अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है या इंटरऑपरेबल हो जाता है तो आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो CBDC को मिलेगा। बिल्कुल। Moving on, Union Home Minister Amit Shah addressed the inaugural session of the G20 Conference on Crime and Security in the Age of NFTs, AI and Metaverse in Gurugram, Haryana on July 13, 2023. The two-day conference scheduled for July 13 to 14 brought together over 900 participants from G20 countries, 9 special invitee countries, international organizations, technology leaders and domain experts from India and around the world. Discussions focused on cybersecurity measures, specifically addressing cybercrime in the context of emerging technologies such as non-fungible tokens, artificial intelligence and the metaverse. तो हम देखते हैं कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जैसे मेटावर्स, NFTs या AI, सभी के काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हैं। सारे इंडस्ट्रीज़ या कंट्रीज़ है, दे आर बेटिंग बिग
on such technologies. But यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको लेके रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी से जो जुड़े हैं, जैसे कि अगर मेटावर्स में कोई आइडेंटिटी को लेकर हो या जी बैंकिंग, जैसे अभी हम बात करते हैं कि बैंक्स जो है मेटावर्स में आ रहे हैं, या AI का सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, AI ड्रोन्स हैं, तो किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इसी पर एक G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो गुरुग्राम हरियाणा जुलाई 13 और 14 को ऑर्गेनाइज हुई, और इसमें जो है डिस्कस किया गया, अराउंड 900 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम G20 कंट्रीज़, और डिस्कस किया गया कि क्या क्या ऐसे जुड़े जो हैं थोड़े बहुत रिस्क्स हैं, और टेररिज्म, जैसे कि अमित शाह जी ने ये भी कहा कि टेररिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। तो लेकिन अब यही एक जो ये देख रहे हैं कि सभी कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर कुछ रूल्स लेके आना चाहिए। जैसे हम क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो के लिए भी G20 जो है वो चाहता है कि सभी एक साथ मिलकर कुछ रूल्स आएँ, तो वैसे ही जो अपकमिंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको लेकर भी एक रूल्स आ जाए। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब जानते ही हैं, ये सारी कंट्रीज जानती हैं। अब सोल्यूशन हमें ढूंढना है और रेगुलेशन उसके अराउंड बनाने हैं। बिल्कुल। Moving on, stablecoin issuers Circle and Tether have frozen over $65 million in asset tied to the suspected exploit of cross-chain router protocol multi-chain. The move follows unexplained large outflows from the multi-chain MPC bridge on July 6th. Over $125 million worth of cryptocurrencies were withdrawn from multiple wallets on July 6th, affecting multi-chain's Phantom Bridge as well as Dogechain, Moonriver, Kava and Conflux ecosystem. The cause of the abnormal transfer of assets remains unclear. तो यहाँ जो सर्कल और टेथर है उन्होंने $65 मिलियन के अपने एसेट फ्रीज कर दिए, क्योंकि अचानक एक जो क्रॉस चेन जो उनका राउटर प्रोटोकॉल है मल्टी चेन, उसमें एक एक्सप्लॉइट देखा गया, जिसकी वजह से $125 मिलियन के जो क्रिप्टो करेंसी है वो वॉलेट से ट्रांसफ़र कर ली गई। ये आउटफ्लोज हुए, क्यों हुए ये आज तक अभी तक फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन और ज़्यादा फर्दर जो है उनका लॉस ना हो या ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना निकल जाए, उनका आउटफ्लो ना हो, इसीलिए फिलहाल उन्होंने $65 मिलियन के अपने एसेट्स को जो है वो फ्रीज कर दिया है। जी। तो यहाँ पे ऐसे में इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाता है, तो सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पता चले कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न था, तो जो एक ऑप्टिमिज्म है वो इन्वेस्टर्स में बना रहे। बिल्कुल। मूविंग ऑन, activity in Bitcoin ordinals, a method of generating Bitcoin non-fungible tokens through a process called inscribing, has picked up in the wake of BRC-69 token standard launch. The number of new inscriptions rose to over 350,000 on Monday, according to data tracked by blockchain analytics firm Glassnode. The daily tally has surged by over 250% since ordinals launchpad Luminix unveiled the Bitcoin request for comment 69 token standard on July 3. The modified version of BRC-20 standard was launched to reduce the cost of inscriptions for ordinals by over 90%. तो यहाँ पे ऑर्डिनल्स में हम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है, क्योंकि अभी BRC-69 टोकन स्टैंडर्ड जो है वो लॉन्च हुआ, और इसको लॉन्च इसी वजह से किया गया था कि जो इंस्क्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, वो भी 90%। तो आई थिंक इंस्क्रिप्शंस तो बढ़नी ही थी, जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 350,000 इतनी इंस्क्रिप्शंस नहीं आई हैं, और इसके साथ साथ जो डेली टैली है वो भी 250% बढ़ गई है। बिल्कुल। तो बिटकॉइन जो है लगातार उसका फोकस फिलहाल ऑर्डिनल्स पे है, और पहले अभी BRC-20 टोकन वो लेकर आया, फिर BRC-720E टोकन लेकर आया, जिसमें कि इथीरियम एनएफटीज को बिटकॉइन एनएफटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और अब ये BRC-69 टोकन लेकर आए, जिससे कि कॉस्ट जो है वो 90% कम हो गई। और ऑब्वियसली अब कॉस्ट कम होगी तो ज़्यादा लोग जो है वो ऑर्डिनल्स में इन्वेस्ट करेंगे या बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिटकॉइन ऑर्डिनल के लिए। और यही जो सक्सेस है इसकी वजह से जो NFTs में ओवरऑल बात करें मार्केट में सेकंड पोजीशन पर बिटकॉइन आ चुका है, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सक्सेस। ट्रू। Moving on. On Thursday, the state-owned Punjab National Bank announced the launch of a virtual branch PNB Metaverse. PNB said in a statement that it is a virtual branch of the bank that will provide a unique banking experience to existing and new customers who can now explore the bank's products and services such as bank deposits, retail and MSME loans, digital products, women and senior citizens, do-it-yourself and government flagship schemes. PNB has created the Metaverse branch where its valued customers will have exclusive access to its virtual environment from the comfort of their homes or office via mobile phones and laptops. Furthermore, the bank will provide customers an immersive 3D experience while performing traditional banking activities via digital avatars. तो
तो यहाँ पीएनबी बैंक ने अपनी एक मेटावर्स ब्रांच खोल ली है और कस्टमर्स के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ईज कन्वीनियंस बढ़ गई है कि उन्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, गर्मी हो, घर के ईज पे, कंफर्ट पे वो जो अपनी सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं आराम से, और उनको एक अच्छा 3D एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और आई थिंक वैसे भी विशाखा हम लोग इतना ज़्यादा ऑनलाइन मैं कहूँगी उस पर हम लोग डिपेंडेंट हो गए दैट वी लाइक नॉट इवन इन बैंकिंग, हर चीज़ में हम इतना ईज महसूस करते हैं कि सब कुछ घर बैठे बैठे अगर फ़ोन पे लैपटॉप पे हो जाए तो बाहर ना जाना पड़े, तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेटावर्स में देखा जाए तो काफ़ी जो बैंक्स है, अभी जैसे रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपनी जो वर्चुअल ब्रांच है वो लॉन्च की है, तो वो चाहते हैं कि जो ऑनबोर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, और वो AI का भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसके साथ में मिलके कि जो भी इनके कस्टमर्स होंगे या नए ऑनबोर्डेड एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एक अच्छा सा एक 3D एनवायरनमेंट मिले, वो एंगेज कर पाएँ और ज़्यादा। सो बेसिकली बैंक्स जो है दे आर एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी और मेटावर्स, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि जितने न्यू यूज़र्स हैं या जो उनके एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं वो उनके साथ जुड़े रहें। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to $3 TV, and for more updates and information, log on to our website www.3worstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.